हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। आइए हम लोग 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अभी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया है। आइए आज देखते हैं पार्ट 4 और आज हम लोग स्पेशली नॉर्मलिटी का क्लास करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग ये सीखेंगे कि नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर नॉर्मलिटी का किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के साथ कोई रिलेशन है क्या, उस रिलेशन को भी देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। हेडिंग दीजिएगा नॉर्मलिटी। चलिए, नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी सबसे पहले डिफिनीशन से समझते हैं। द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, called normality, अब देखना, it is denoted by, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो n से डिनोट करते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं कि नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला आएगा। नॉर्मलिटी का डिफिनीशन तो हम लोगों ने लिख लिया। आइए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या होगा नॉर्मलिटी इक्वल टू, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? तो लीटर में होना चाहिए। ओके, तो देखिए ऐसे हम लोग नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मोलारिटी लिए थे हम लोग, तो मोलारिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन नॉर्मलिटी में हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके निकालेंगे। ओके, तो फटाफट से डिफिनीशन और उसका फॉर्मूला नोट कीजिए। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? तो नॉर्मलिटी का यूनिट होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर ना। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, किस यूनिट में भाई? तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे क्यू है, इक्विवेलेंट पर लीटर। आप पूरा ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में इक्यू लिखे। ओके, तो ये है नॉर्मलिटी। उतार लीजिए। आइए तो इसके फॉर्मूला को आसान बनाते हैं। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू पढ़े हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में? तो इन लीटर में। चलिए, नॉर्मलिटी को n से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग बोल देते हैं y, और बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v, तो इन लीटर यानी इनटू 1000। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोगों ने बोला है y, तो y इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास।
बाई में इक्विवेलेंट मास। तो अब सवाल है कि इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई बी इक्वल टू होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी इसको हम लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ई बी बोल लेते हैं। तो इसलिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू 1000, सॉरी y की जगह पे डब्ल्यू बी बाई ई बी, यानी गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, सॉरी मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास इंटू यहाँ पे 1000 होगा इंटू v। ये आ गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। अब हम लोग ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड आउट करें। पहले फटाफट नोट कीजिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम, मतलब यहाँ पे सिंबल में ले लिए हम लोग, तो y इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास। तो y इक्वल टू ई बी बाई, सॉरी डब्ल्यू बी बाई ई बी, ई बी को बोले इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई में ई वी इंटू वी। अब हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड आउट करें। तो फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। देखिए अब इक्विवेलेंट मास ना हम लोग अलग अलग सबस्टांस का अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे, जैसे आप एसिड का निकालिए, है ना, एसिड। तो सबसे पहले ये एसिड है क्या, है ना, तो एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं द सबस्टांस विच डिस्प्लेस H प्लस आयन। वैसा सबस्टांस जो H प्लस आयन को डिस्प्लेस करता है उसको एसिड कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम an acid called बेसिसिटी। जितना हाइड्रोजन आयन निकलेगा ना उसको हम लोग बेसिसिटी कहेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, अच्छा पहले ये देख लीजिए, फिर बेसिसिटी और इक्विवेलेंट दोनों कैसे निकालेंगे बताते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास बाई बेसिसिटी। तो मोलर मास तो निकालने आप लोग को आता है ना, चलिए, और बाई में क्या है, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी भी निकालना सीखेंगे और इक्विवेलेंट मास भी निकालना सीखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है H2SO4। चलिए H2SO4 को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक होगा 2H प्लस SO4 2 माइनस में, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। बेसिसिटी क्या हो गई, 2। अब इसका मास निकाल लीजिए, तो H2SO4 का मोलर मास होगा 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 यानी 98 ग्राम पर मोल। तो इसलिए इनका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, EH2SO4 लिख रहे हैं हम, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, तो मोलर मास 98 बाई में क्या है बेसिसिटी, तो 2 कैंसिल 49 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, 49 ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी अभी तो इक्विवेलेंट ही लिखेंगे, 49 इक्विवेलेंट। ओके, तो ये रहा क्या, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बता दिए एक एग्जाम्पल से भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास बेस का कैसे फाइंड आउट करें। तो नोट कर लिए होंगे, ओके, आइए देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो बेस क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, बेस द सबस्टांस which displace
which displace OH माइनस आयंस, है ना, OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस displaced from a base called acidity, तो OH माइनस आयन को डिस्प्लेस करता है और जितना OH माइनस आयन डिस्प्लेस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिटी। तो फिर से अगर आप चाहते हैं इनका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना तो बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फिर से मोलर मास बाई एसिडिटी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे बेस का इक्विवेलेंट मास। एक छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 1, NaOH। चलिए NaOH देगा Na प्लस और OH माइनस, मतलब इसकी एसिडिटी आ गई 1, ओके। तो एसिडिटी आ गई 1 क्योंकि OH माइनस एक ही गया है, ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हैं NaOH है यानी एक ही OH माइनस में जाएगा तो एसिडिटी 1 हो जाएगा। और NaOH का मास कैलकुलेट कर लीजिए तो 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, इतना आएगा। तो इसलिए EB कितना आ जाएगा? EB इक्वल टू हो जाएगा 40/1 इक्वल टू 40। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल। तो इक्विवेलेंट मास आ गया NaOH का कितना? 40। दूसरा CaOH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम Ca2 प्लस, और इसमें कितना OH माइनस है? 2, तो प्लस में 2OH माइनस निकल जाएगा बाहर, तो इसकी भी एसिडिटी आ जाएगी 2। एसिडिटी 2, तो NaOH का पहले मास कैलकुलेट करते हैं, सॉरी CaOH के होल ट्वाइस का मास कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा? कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 74। इसलिए EB कितना हुआ बताइए? तो 74/2 इट मीन्स 37। तो इस तरीके से हम लोग बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखे। अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट का। तो सॉल्ट क्या होता है? तो आप लोग पढ़े हुइएगा एसिड बेस में सॉल्ट, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो एसिड हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा और बेस हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्प्लेस करेगा। तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्प्लेस करके वाटर बाहर निकालेंगे और इनका बेस का केटायन और एसिड का अनायन मिलके सॉल्ट बनाएगा, ओके। तो सॉल्ट का कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। सॉल्ट, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोलर मास बाई मैक्सिमम, या फिर ऐसे लिख लीजिए n फैक्टर, मोलर मास बाई n फैक्टर। और n फैक्टर क्या है? तो समझिए बहुत ही आसान, मैक्सिमम चार्ज, सिंपल। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। n फैक्टर है मैक्सिमम चार्ज ऑन केटायन और अनायन। केटायन और अनायन पे जितना मैक्सिमम चार्ज होगा ना उससे मोलर मास में डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, NaCl, चलो NaCl का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो NaCl में है Na प्लस और Cl माइनस, ओके। तो दोनों पे चार्ज तो 1 ही 1 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, क्योंकि दोनों का बराबर है तो n का वैल्यू हो गया 1। तो NaCl का मास निकालिए, 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 58.5।
तो EB इक्विवेलेंट मास इक्वल टू कितना 58.5 बाई 1, इट मीन्स 58.5। ओके, चलिए फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखना, सेकंड हम लोग लेते हैं किसका, तो MgCl2 का। इसका कितना होगा, तो इसमें ब्रेक होगा Mg2+ में और Cl- में, Cl- में, तो इसका N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज है मैग्नीशियम पे 2, N का वैल्यू 2। फिर MgCl2 का मास निकाल लीजिए, तो 24 + 35.5 × 2, तो 24 + 71, इट मीन्स 595। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 95/2, इट मीन्स 47.5। ये हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का निकाल लिए। ऐसे करके हम लोग किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए ना आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस आयन पे कितना चार्ज होता है ना। जैसे सोडियम पे Na+, सोडियम का Na+, Mg, मैग्नीशियम का Mg2+, एल्युमिनियम का Al3+, कैल्शियम का Ca2+। अब निगेटिव में क्लोराइड Cl-, नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4- वगैरह वगैरह। चलिए एटसेट्रा एटसेट्रा को वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। अब आइए एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मोलर मास, फिर से मोलर मास बाई वैलेंसी, मोलर मास बाई वैलेंसी। इस तरीके से एलिमेंट का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल, कैल्शियम का चाहिए आपको। चलिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी होती है कैल्शियम की 2। ओके, और इसका मास 40, तो EB ऑफ कैल्शियम तो 40/2, इट मीन्स 20। ओके, सेकेंड मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की भी वैलेंसी होती है 2, तो EB नहीं EMG, और यहां पे लिख देते हैं ECA, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। 24/2 कट के कितना 12, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अभी आप इक्विवेलेंट मास निकालना सीख गए। तो जब आप इक्विवेलेंट मास निकालना सीख गए तो आराम से आप नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर आगे और भी देखेंगे इस टॉपिक में। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 2.54 ग्राम H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्वेश्चन को नोट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं। गिवन मास कितना है, तो WB है 2.45 ग्राम और है क्या, तो H2SO4। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए मोलर मास। तो 1 × 2 + 32 + 16 × 4, यानी ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। और H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, तो देखना 2 हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, तो बेसिसिटी होगी 2, इसलिए इक्विवेलेंट मास कितना होगा, EB निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, तो 98/2, इट मीन्स 49। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, कितना, तो 1 लीटर। इसलिए नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से। तो नॉर्मलिटी का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, WB
इंटू 1000 बाई EB इंटू V, लेकिन 1000 यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है, ठीक है। तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, गिवन मास 2.45 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 49 इंटू V 1, पॉइंट जाएगा नीचे 0, इससे ये कट जाएगा 1/2 यानी 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आंसर। बस ऐसे हम लोग नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। पहले फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए नोट कीजिए, तब तक थोड़ा सा मार्कर को दे दिया जाए इंक। आइए अब देखते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन। अच्छा, नॉर्मलिटी इक्वेशन से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कभी कभी नोट करके इसको लिख लीजिए। नोट क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, 1n सॉल्यूशन, 1n सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो जैसे मोलारिटी और मोलालिटी के में इसके बारे में पढ़े हैं ना, वैसे ही यहां भी है। इसका मतलब हुआ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1n सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है क्या, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कट के 1 ही आएगा। यही है 1n का मतलब। चलिए एक और लिख लीजिए, जैसे सेकंड अगर हो 1/2n या फिर 0.5n सॉल्यूशन। ओके, इसके बदले में ये भी यूज कर सकता है, इसको और ब्रैकेट में कर लीजिए। चलिए, और में सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी सेम वही क्या, तो नॉर्मलिटी कितना है, इसका मतलब हो गया कि नॉर्मलिटी है 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो फिर क्या होगा डेफिनेशन, तो 1/2 ग्राम मतलब 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस सिंपल, ठीक है। n/2 भी लिख सकता है, 1/2 इंटू n के बदले 1n/4 n/5 कुछ भी लिख सकता है। तो उसका मतलब आप इसी से कंपेयर करके ले लेंगे। मतलब अगर n/5 लिखा तो नॉर्मलिटी 1/5, n/10 लिखा तो नॉर्मलिटी 1/10। ओके, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब नॉर्मलिटी इक्वेशन देखना है हम लोग को। तो देखिए, नॉर्मलिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है, उसको हम लोग को डाइल्यूट बनाना है, उसके लिए क्या नॉर्मलिटी इक्वेशन आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, इसको मतलब डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं, तो उसमें वॉल्यूम जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे V1, नॉर्मलिटी जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे N1। ओके, और ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं Y। चलिए, और फिर सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। और जब डाइल्यूशन होता है, मतलब डाइल्यूशन जब प्रोसेस होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। किसके वॉल्यूम को? तो सॉल्यूशन के।
तो सॉल्वेंट का अमाउंट डालेंगे, वो सॉल्वेंट और ज़्यादा करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा V2 और नॉर्मलिटी हो जाएगा, फिर नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा N2। जो नहीं बदलेगा फिर से वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या बोला है, Y। तो चलो देखो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y बाई V1, तो Y इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू V1, और यहाँ पे N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y बाई V2, इसलिए Y इक्वल टू N2 इंटू V2। चलिए अब Y और Y इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इक्वेशन आ जाएगा N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन। चलिए नोट कीजिए, नोट किए, ओके। आइए मिटाते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फिर से क्वेश्चन कर लें, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ solute in 250 cc N by 2 Na2CO3। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WB चाहिए, नहीं पता है। गिवन क्या है, तो गिवन को लिख लीजिए। गिवन है 250 cc, मतलब वॉल्यूम है 250 cc का मतलब, अच्छा पहले cc लिख देते हैं। cc का मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 250 ml। फिर नॉर्मलिटी कितना है, तो देखना अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। और Na2CO3 का EB निकाल लीजिए, Na2CO3 ब्रेक कीजिए, Na प्लस में CO3 2 माइनस में ब्रेक होगा, तो यानी इनसे मिलके ये बना है, तो N का वैल्यू कितना 2। अब Na2CO3 का मास भी कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज को N फैक्टर बोलते हैं ना, तो CO3 पे 2 माइनस है, इसलिए N का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसका मास हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो जाएगा 106, ठीक है। तो EB कितना आएगा, EB आएगा 106/2 कैंसिल 53। चलिए अब फॉर्मूला रखिए, N इक्वल टू WB बाई EB इंटू V, ml में है तो 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। N इक्वल टू WB, N का वैल्यू है भाई 1/2 इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई में EB कितना है 53 इंटू V 250। चलिए इससे ये गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा WB इक्वल टू 53 बाई, और ये 4 इधर आके 8, 53/8 सॉल्व कर लीजिए। 8 6 जा 48, 5 50, फिर से 8 6 जा, फिर 2 8 2 जा, फिर 16, फिर 5, 6.625 ग्राम आंसर। चलिए इस तरीके से हम लोग अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो गिवन मास पूछ सकता है आपसे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। मिटा दें, ओके। अब कुछ छोटा छोटा पॉइंट, अब वीडियो से पहले ही शुरू में ही आपसे बोले थे कि हम लोग देखेंगे
कुछ रिलेशन नॉर्मलिटी का किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन। तो हेडिंग दीजिएगा रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है देखेंगे इसको। तो नॉर्मलिटी का हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V, और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है गिवन मास इनटू 1000 बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो n को आप लिख लीजिए ऐसे 1/EB इंटू WB इंटू 1000 और बाई में V। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/EB इंटू S। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हुआ नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो फटाफट से नोट कर लीजिए रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। नोट किए? ओके, आइए अब यहीं पे आपको हम समझाते हैं, स्ट्रेंथ को मिटाते हैं और यहां लेते हैं मोलारिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी पूरा आप मिटाइए। चलिए, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, इन दोनों के रिलेशन को देखने के लिए स्ट्रेंथ का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे भाई? तो S इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा EB इंटू N, और S इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं MB इंटू M। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो EB इंटू N इक्वल टू MB इंटू M। ओके, अब देखना EB इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई n फैक्टर इंटू n इक्वल टू MB इंटू M। MB और MB कैंसिल हो गया। तो अब देखना n इक्वल टू आ गया M इंटू n फैक्टर। ये रिलेशन आया नॉर्मलिटी और मोलारिटी में। मतलब नॉर्मलिटी और मोलारिटी को इक्वल कर दीजिए और मोलारिटी के साइड n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे देखना n फैक्टर एसिड का तो बेसिसिटी, बेस का एसिडिटी, ये बात समझ आ रही है। अब जैसे रिलेशन देखना है आप लोग को, तो फॉर एसिड तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू बेसिसिटी। ओके, अब देखना फॉर बेस के लिए क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू एसिडिटी। ओके, एसिडिटी और सॉल्ट के लिए तो यहां पे है ही। तो इस तरीके से हम लोग मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन लाएंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, उसके बाद स्ट्रेंथ, वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट को कर लिए हैं। बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ओके, तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल SS क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।